पहले थाने में एफआईआर किया जाए या डायरेक्ट जो है कोर्ट के थ्रू केस किया जाए। बिहार की महिला लगातार ये कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन सर डीएनए टेस्ट से पहले प्राइमरी जो जांच होती है वो क्या क्या होता है? राजकुमार अघोरी होते हैं, गंगा सागर नहीं होते हैं, तो क्या गंगा जो राजकुमार अघोरी हैं उन धनबाद की महिला या उनके परिवार के ऊपर भी वो केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं? ऐसा भी प्रावधान है? जैसे वो महिला कहती है कि यहाँ लगा है और एक्सरे में अगर ये साबित हो जाता है एक्सरे में ही कि यहाँ चोट लगा है और हुआ है, तो क्या इससे एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में या इस? और मैं इस समय उपस्थित हूँ बनारस में, बनारस कचहरी में हूँ मैं, और मेरे सामने आप जिसे देख रहे हैं ये सूर्यभान तिवारी महान अधिवक्ता और विद्वान हमारे सामने हैं। और हम बात आज जो करेंगे राजकुमार अघोरी के बारे में बात करेंगे, जो गंगा सागर यादव के बारे में भी कहा जाता है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। उनकी धनबाद की एक पत्नी जो कह रही है कि यही वो गंगा सागर यादव हैं जो आज राजकुमार अघोरी बनकर बैठे हैं। वीडियो बहुत तेज़ी से जो है सर्कुलेट हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है और तमाम लोग इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर क्या होगा, उस महिला का क्या होगा और राजकुमार अघोरी का क्या होगा, और उनके साथ 5 जो बच्चे हैं यहाँ पर डोंगरी में, आखिर उनका भी क्या होगा। तमाम ये रिश्ते इसमें उलझे हुए हैं। हम आज जानेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर संवैधानिक जांच होगा तो वो कैसे होगा, क्या राजकुमार अघोरी का डीएनए टेस्ट हो पाएगा, जिस तरह से धनबाद की महिला दावा कर रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये मेरे पति हैं या नहीं है। सबसे पहले तो सर स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी आपने देखा उस औरत ने जो दावा किया है, आपको शुरुआती दौर में क्या लग रहा है कि कैसी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मुझे तो ये लगता है, हम अधिवक्ता की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से ये न कह सकते कि सही कौन है और गलत कौन है। तो इसमें कैसे पता चलेगा सर सही और गलत का फैसला कैसे होगा? देखिए, इसमें पता चलता है तथ्यों के आधार पर। वो तथ्य क्या होते हैं? वो तथ्य ये होते हैं कि एक विक्टिम होता है, एक अभियुक्त होता है। विक्टिम अपने पक्ष को रखता है कि मैं पीड़िता हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, और अभियुक्त उसको ये नकारता है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई मामला कारित नहीं किया है जिससे कि मैं अभियुक्त बन सकूं या मैं मुलजिम हूं या मुजरिम बनूं। तो उस स्थिति पर न्याय के तहत ये दोनों तथ्यों को संभाल करके और उसके बीच का एक रास्ता निकाला जाता है, वही न्याय कहलाता है। अभी तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि धनबाद की जो औरत हैं वो कह रही है कि मेरे पति हैं, वहीं राजकुमार जी कह रहे हैं कि नहीं है। अब तो मामला फंस गया है, तो ये कैसे कंफर्म होगा कि कौन किसका पति है और कौन जो है कह रहा है कि वो झूठे है या वो राजकुमार अघोरी सही हैं या धनबाद की औरत सही है, ये कैसे जो है क्लियर होगा? देखिए, अधिवक्ता की दृष्टि से अगर हम सोच करके इस बात को कहें तो हम दोनों को सही नहीं मानते और दोनों को सही मानते हैं। अब हम आते हैं धनबाद की जो महिला है, धनबादो देवी, वो कह रही है कि ये मेरे पति हैं और राजकुमार अघोरी कह रहे हैं कि मैं इनका पति नहीं। न तो सच्चाई मैंने देखी है और न सच्चाई जानी है, लेकिन इनके कहने के बाद ही हम इस तथ्यों को मान सकते हैं कि इसमें कौन सही है। उसका तरीका एक है और वो तरीका ये है कि इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, जांच कराई जाए। ये कैसे होगा सर? ये जांच की प्रक्रिया देखिए प्रशासन की तरफ से होती है और इसमें दोनों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति कंप्लेन करता है। तो जो व्यक्ति कंप्लेन करता है उस व्यक्ति के कंप्लेन के आधार पर, उस कंप्लेन के आधार पर दूसरे व्यक्ति की जांच की जाती है, उसको सम्मन भेजा जाता है, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में बुलाने के बाद उसके विचार रखने के लिए उसको समय दिया जाता है कि आप अपना विचार रखो कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। यदि वो व्यक्ति बहुत भागता पराता है तो उसके लिए पुलिस की कार्रवाई की जाती है। सम्मन के बाद हम BW करते हैं। BW का मतलब जनरल वारंट करते हैं। जनरल वारंट के बाद हम नॉन बेलेबल वारंट करते हैं, जिसको NBW कहा जाता है। और उस पर भी यदि वो नहीं आता है तो पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को कोर्ट से विशेष ये निर्देश जाता है कि आप इस व्यक्ति को पकड़ करके कोर्ट में पेश करिए, ये मुलजिम है। सर सवाल ये है कि पहले थाने में एफआईआर किया जाए या डायरेक्ट जो है कोर्ट के थ्रू केस किया जाए? देखिए, दोनों माध्यम हैं। हमारे इस न्यायपालिका में
दो प्राविधान हैं। एक प्राविधान है कि हम पुलिस प्रशासन की तरफ से कंप्लेन करवा करके FIR करा करके हम कोर्ट में आ सकते हैं। दूसरा ये है कि विदिन किसी केसेस या किसी रूप में प्रशासन अगर हमारा सहयोग नहीं कर पाती है या ये प्रशासन FIR नहीं दर्ज करती है तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट कोर्ट में भी जा कर के अपनी पक्ष को रख सकते हैं, जिसकी हमारी सुनवाई होती है, जिसको हम FIR कोर्ट द्वारा करवाया जा सकता है या केस को कंप्लेंट किया जा सकता है। बिहार की महिला लगातार ये कह रही है कि DNA टेस्ट होना चाहिए, लेकिन सर DNA टेस्ट से पहले प्राइमरी जो जांच होती है वो क्या क्या होती है? देखिए, DNA टेस्ट कराने के लिए पहले तो उनको वाद दाखिल करना होगा और न्यायालय में जब वाद दाखिल होगा उस बात के बाद जो हम न्यायालय में दाखिल करेंगे उसके बाद सारी कार्रवाई जो प्राइमरी रूप से तय कार्रवाई होती है वो कार्रवाई के बाद साक्ष्य की जब बात आती है उस समय DNA टेस्ट की बात आएगी और वो न्यायालय के न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि आप इसको DNA टेस्ट कराएं। तो पुलिस प्रशासन द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस टेस्ट को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे करके कराया जाएगा और तब जाकर के सामने बात आएगी। DNA टेस्ट प्राइवेट में कराना एक अहम अलग बात है जो कि बहुत ही खर्चेबल है, जिसको प्राइवेट व्यक्ति या गरीब महंगे व्यक्ति ही करा सकते हैं जिनके पास धन दौलत हो, लेकिन ऐसे भी उनको पुलिस प्रशासन का ही सहारा लेना पड़ेगा और प्रशासनिक अधिकारियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी DNA टेस्ट कराया जा सकता है। सर पहला तो है कि DNA टेस्ट से पहले पुलिस डायरेक्ट तो DNA टेस्ट नहीं करेगी, तमाम पहले तो सोर्सेस निकालेगी। कुछ तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होगी जो पहले प्राइमरी चेकअप होगा उसके बाद DNA पे जाएगा? देखिए, सबसे पहले DNA टेस्ट के लिए क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति का DNA टेस्ट करते हैं उसके सैंपल्स लेते हैं। उसके सैंपल्स में क्या होते हैं कि उसके बाल होने चाहिए या उसके शरीर का कोई एक त्वचा होनी चाहिए, ब्लड सैंपल होना चाहिए, समझ रहे हैं, और तमाम जो शरीर में आर्गेन्स हैं उन आर्गेन्सों का कोई न कोई एक हमारे पास मौजूदगी होना ज़रूरी है, तभी हम DNA टेस्ट कर पा सकते। सर अभी आपने तो कहा कि DNA टेस्ट में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले तो पुलिस DNA पे नहीं जाएगी, पहले तो उनसे पूछताछ करेगी। तमाम सोर्सेस जो उनके होंगे, रिश्तेदार होंगे या जो उनका आइडेंटिफाई होगा, जैसे राजकुमार अघोरी ने कहा मेरी माँ है, तो उनसे तमाम पहले तो जाँच होगा ना कि पहले ही DNA टेस्ट तुरंत जो है कोर्ट ऑर्डर कर देगी, पहले तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, इसके पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी कंप्लेन करनी होगी या FIR करना होगा, मैंने पहले ही आपको बताया। तो पुलिस उसमें क्या क्या पहले, वही हम जानना चाहते हैं कि पुलिस पहले क्या क्या जांच करेगी उसके बाद DNA में जाएंगे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही हम FIR कराते हैं तो FIR के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू होता है जिसे हम विवेचना कहते हैं। उसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विवेचक नियुक्त किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में हम। तो वो व्यक्ति विवेचना के तौर पर अपने सोर्सों के आधार पर, चाहे वो टेलीफोन की जांच करे, चाहे ये कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे गए हैं उसकी जांच करे, या फिर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनसे संपर्क करे, जितने जानने चाहने वाले हैं उनसे प्रयास करें। ये सारी चीज़ें केस डायरी बनाई जाती हैं जो पुलिस की तरफ से होती है। वो केस डायरी बना करके संपूर्ण जब तैयार कर ली जाती है, इसकी अवधि 60 दिन भी होती है और 90 दिन भी होती है। अगर पुलिस की इच्छा है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तो इसको और लंबे तक भी खींच करके ले जाते हैं अपने, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन किसी उच्च अधिकारी के आदेश पर रोक सकते हैं, नहीं तो 60 दिन और 90 दिन के अंदर इनको जमा करना अनिवार्य होता है, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं। सर अच्छा, ये एक और सवाल है कि जो लॉयर होते हैं वो क्या स्पेशली कुछ चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें जानकारी चाहिए, फिर इनकी ये चीज़ें जानकारी चाहिए, या पुलिस अपने मन से ही करेगी? देखिए, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए चार्जशीट को दाखिल करें। यदि उनके चार्जशीट में जो चीज़ें हम जानना चाहते हैं अगर नहीं है तो हम उसको फिर से पुटअप करके उसकी मांग कर सकते हैं और वो फिर से हमको जांच की प्रक्रिया के तहत पूरा करके पुलिस को देना अनिवार्य होता है। चलिए सर, अब चलते हैं। मान लीजिए कि राजकुमार अघोरी का टेस्ट हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि राजकुमार अघोरी ही जो है गंगासागर यादव हैं जी, तो वो जो महिला है उनके ऊपर क्या केस कर सकती है और
क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो उनके राजकुमार अघोरी के ऊपर जो है दफ़ाएं हो सकता है, कानूनन क्या क्या दफ़ाएं लग सकती हैं? देखिए, कानूनन दफ़ा तो बहुत सी है। जैसे कुछ तो बताइए सर, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि हम ये आप बताना तो विधि चाहते के हैं, जानकार हैं, तो लोग आपकी वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि जब ये साबित हो जाएगा हुँ, कि डीएनए टेस्ट में ये राजकुमार अघोरी ही गंगा सागर यादव हैं, हुँ, क्लियर हो जाएगा। इस क्लियरेंस में ही न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा स्वतः ही संज्ञान में लेते हुए धाराएं लग जाएंगी। इसमें उस महिला को कोई धारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसका कंप्लेन ही काफ़ी है, उसका एफआईआर ही काफ़ी है। ये स्वतः धाराएं अपने आप न्यायालय द्वारा दर्ज कर ली जाएंगी। दूसरी चीज़, एक विवाह का हमारे यहाँ प्राविधान है, 2 विवाह इन्होंने किया है। 2 विवाह में हमारी जो धारा पहले से लगी आ रही है 495 की धारा है, जिसमें 2 विवाह, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। 495 में क्या सजा का भी प्रावधान है सर? मामूली सज़ा है, बहुत ज़्यादा सज़ा तो नहीं है। कितना लगभग हो सकता है? 3 साल का प्राविधान है वो। और बेसिकली लोग उसको झुठला भी देते हैं। अच्छा, जब ये महिला चाहेगी अगर उनके पत्नी जो धनबाद की है तो ही होगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कानून जो हमारा संविधान है उसके तहत सजा हो ही जाएगी या वो जब चाहेगी तब होगा? देखिए, पति के ऊपर पत्नी ही एलिगेशन लगा सकती है, और तभी शादी का एलिगेशन सिर्फ पत्नी लगाती है, अन्य कोई रिश्तेदार नहीं लगा नहीं, सकता। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए वो दोषी हो जाते हैं और उन्होंने 2 शादियां किया हैं, तो क्या इस बेस पे उनको सजा हो जाएगी या पत्नी चाहती है कि मेरे पति को जो है सजा ना हो, सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई करना था वो हो गया, तो उस बेस पे ये दोनों क्लियर कीजिए सर। उसके लिए जो धनबादो देवी हैं, अगर वो साबित हो जाता है कि ये पति मेरे हैं, तो वो बीच में ही एक आवेदन दे करके प्रार्थना कर सकती है कोर्ट में कि हुजूर, मुझे इन पर कोई सज़ा नहीं करनी है, बस मुझे ये साबित करना था कि ये मेरे पति हैं, इनको कोई सज़ा न दिया जाए, तो उस पर वो छूट सकते हैं। दूसरा एक सवाल और है कि जो उनके राजकुमार अघोरी हैं, अब मान लीजिए वो नहीं होते हैं, वो राजकुमार अघोरी होते हैं, गंगा सागर नहीं होते हैं, तो क्या गंगा जो राजकुमार अघोरी हैं उन धनबाद की महिला या उनके परिवार के ऊपर भी वो केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते कि वो बेसिकली एक तो महिला है। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि महिला हमारे देश में देवी के समान मानी जाती हैं, और कोई भी महिला किसी भी बिला वजह किसी अन्यत्र व्यक्ति को अपना पति मान नहीं सकती। ये तो बहुत सही है कि कोई भी महिला किसी को अपना पति नहीं मान सकती, नहीं मान सकती है। अब बात ये यहाँ आती है कि उस महिला धनबाद से वो महिला आकर के बिना कारण, बिना मोटो का, बिना कोई तथ्य का, प्रूफ का, इनको अपना पति क्यों कहेगी? अच्छा, चलिए 2-3 चीज़ें और मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि धनबाद की जो महिला थी उसने कहा था कि यहाँ पर उनको लग गया था, एक खुरपी होती है जिसे निराने वगैरह का, तो वो किसानों को काम आता है। अगर शहरी लोग देख रहे हैं तो शायद नहीं जानते होंगे, खुरपी गांव के लोग तो जानते ही हैं। उससे उनको यहाँ लग गया था, वो निशान अभी भी गंगा सागर को है, यानी कि जो राजकुमार अघोरी हैं उनको यहाँ पर दिख रहा था। उन्होंने एक और कहा था कि उनके हाथों में, वो उनकी माँ कही थी कि भैंस चराते हुए, गाय चराते हुए मेरा बेटा गिर गया था और हाथ में यहाँ लग गया था, और वो निशान जो है वहाँ हो गया था, और वो भी अभी दिखता है। गंगा सागर यादव जो उनके पति थे, उन्होंने कहा था कि ये 2 चीज़ें हमारे पति को उस समय था, और आज भी जो राजकुमार अघोरी हैं वो चीज़ें दिख रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। आज मेरी बहुत ज़्यादा उनसे बहस हुई है, तब जाके उन्होंने बताया हाँ ये लगा है, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि वहाँ लगा। उनका आप कहना है कि मैं गाड़ी चलाते हुए गिर गया था, तब ये खरोच आ गया था, फिर मैं दोबारा यहाँ गिरा तो ये लग गया था, तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। और हमने ये सर से बातें करने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, और 1-2 सवाल और लेंगे। देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी चोट की बात की, तो ये खुला चोट है, और जिस प्रकार से ये राजकुमार अघोरी हैं, ये नंगे बदन रहते हैं, तो कोई भी खुले चोट को देख करके यह कह सकता है
कि ये उस समय का लगा है, इसको कोई तथ्य बनाया नहीं जा सकता। अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसे वो महिला कहती है कि यहाँ लगा है, और एक्सरे में अगर ये साबित हो जाता है, एक्सरे में ही कि यहाँ चोट लगा है और हुआ है, तो क्या इससे एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में, या इस चीज़ों को कोर्ट जो है एविडेंस नहीं मानती? एक्सरे से नहीं माना जा सकता। और यहाँ जो लगी है वो बोल रही है बार बार, तो ये एविडेंस माना जाएगा? ये हमेशा डीएनए से ही निकलेगा। ये चीज़ें कोर्ट नहीं मानती है? इसको नहीं मानेगी, इसलिए कि ये जब फॉरेंसिक जांच होगी तब उस चोट का वो कब का लगा है ये तथ्य सामने आएगा। अच्छा। और बिना फॉरेंसिक जांच का वो कोई भी चोट ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये 27 साल पहले का है या 27 साल बाद का है। कोई भी इल्जाम लगा दे उससे नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये फॉरेंसिक जांच से ही कंफर्म होगा कि ये चोट अब का है या पहले का है। न तो राजकुमार अघोरी इसको झुठला सकते हैं और न वो महिला साबित कर सकती है। इसको सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक जांच ही सही कर सकता है और वही इसको मान सकता है, वही कोर्ट मानती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जो कानूनी चीज़ें होगी और विधि से जब जाना होगा तो क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा और किस तरह से ये जांच होगा। और हमारे सर ने, सूर्यभान तिवारी जी ने जिस तरह से बताया कि जांच का जो प्रक्रिया होता है, प्राइमरी क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है पड़ता है, कोर्ट का प्रोसेस क्या है, और कोई भी कह दे कि उनको यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, तो ये कानून और संविधान ये अलाउ नहीं करता है, और जब तक वो फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाए। और आपकी जो राय है दोस्तों ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो हमने आपको जो दिखाया है आपको कितना अच्छा लगा, कि जिस तरह से हमने छोटी छोटी चीज़ों पर बात किया और सर ने एक एक चीज़ें बताई हैं। और सर के लिए भी तमाम आप लोग कमेंट करिएगा, और हमें जो वीडियो आपको ये दिखा रहा हूँ उसके लिए भी कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।